नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसको बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी के बारे में। तो हमें जैसे कि पता है कि अगर किसी भी देश के अंदर अगर हमें बात करनी हो किसके बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करनी हो, तो जैसे हम लोग बात करें तो उसके लिए कंट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? अंधा पैसा। अंधा पैसा कहाँ से आता है? तो इकोनॉमी से आता है। इकोनॉमी में कहाँ से आता है? लोगों से आता है। लोगों के पास कैसा कब आता है? जब कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है। जब कंट्री जैसे हम लोग बात करें रोडवेज हुई, रेलवेज हुआ, जैसे हम लोग बात करें उन्हें कोई माल पहुंचाना है अपना अपने कस्टमर्स के पास में, तो भैया उनके लिए जरूरी हो जाता है कि जो उनका माल है वो अच्छी तरीके से पहुंच पाए उनके कस्टमर्स के पास में। अगर उनके कस्टमर उनके उनसे खुश रहेंगे तो उन्हें वो अच्छा खासा पैसा देंगे। और जब उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स तो देंगे ही देंगे। तो इसलिए हम लोग बात करें कि एक देश को चलाने के लिए उसका जो लाइफ लाइन होती है तो वो क्या होती है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी लाइफ लाइन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो समझते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन। तो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो क्या लाइफ लाइन होती है किसी कंट्री का। तो जैसे हम लोग बात करें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। कम्युनिकेशन के हम लोग बात करें, जैसे ही हम लोग बात करें जैसे ही ये बढ़ता है तो इससे हम लोग बात करें डिस्टेंस है, जो दुनिया से दूरी हमारी हो चुकी है तो भैया उससे दूरी खत्म हो जाती है और हम लोग दुनिया के क्लोज में आ जाते हैं। यानी कि हम लोग बात करें कि जब हम लोग बात करें कि जब एक साथ बहुत जल्दी जल्दी व्यापार हो रहा है, कोई सामान यहाँ से वहां जा रहा है, जो दूरी है, मजबूरी है, वो खत्म हो जाती है और हम लोग की दुनिया के बहुत करीब आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग बात करें कि मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विसेज, ट्रेड, ये सब बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, समझे? ठीक है। विद द वर्ल्ड गेटिंग क्लोजर देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन मूवमेंट। तो भैया जैसे हम लोग बात करें कि समय बीतता जा रहा है तो भैया ये सारी चीजें दुनिया के साथ ये सारी चीजें इंक्रीज होती चली जा रही हैं। और जैसे ही हम लोग बात करें कि ये मूवमेंट ऑफ गुड धीमे, गुड्स और सर्विस, गुड मतलब होता है सामान, सर्विसेज मतलब तो आपको पता है सेवाएं। तो जब ये मूवमेंट ऑफ सर्विसेज होता है किसी एक नेशन से दूसरी कंट्री के बीच में, तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। समझ में आया? तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि हम जब कोई सामान, गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है तो भैया इसी को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ट्रेड हम लोग बात करें करने ही वाले हैं तो ट्रेड के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के भैया कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहां पे के चलिए कि वो यूएसए के अंदर बंदा बैठा है तो भैया वो हमारे यहाँ की भेलपुरी कैसे खाएगा? जब वो यहाँ का कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इंटरनेट के पे वो रील देखेगा, देखिएगा कि भैया यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे कुछ चीजें बनती हैं जो कि उसे पसंद है, तो वो क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। तो कम्युनिकेशन का रोल तो यहाँ पे आ गया। अब भैया आ जाता है ट्रांसपोर्ट का रोल। तो भैया अब उसे कोई चीज अच्छी लगी तो इंडिया से वो मंगाएगा। तो कैसे मंगाएगा? अलग अलग तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि लाइफ लाइन ट्रांसपोर्ट की कैसे जरूरी होती है, कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा लैंड, यानी कि बिना लैंड के भैया हम लोग कैसे जाएंगे? तो भैया जब इस लैंड के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो होती है रेलवेज और दूसरा होता है रोडवेज। तो भैया ये दोनों हम लोग बात करें डोमिनेट करते हैं लैंड पर। वाटर तो आपको पता ही है, इनलैंड वाटर तो आपको पता ही है, समुद्र के रास्ते से हम लोग बात करें कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं। और तीसरा होता है अपना एयर। ठीक है, और लैंड लैंड ट्रांसपोर्ट हम लोग बात करें इसके अंदर रोड्स आती हैं, रेलवेज आते हैं। ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रकार के टाइप्स आते हैं। इसके अंदर आती है, एक तो होती है रिवर और इनलैंड ट्रांसपोर्ट। तो भैया इसके अंदर हम लोग बात करें कंट्री के अंदर ही अंदर चीजें चलती हैं। जैसे कि मान चलो कि गंगा रिवर के किनारे बैठ जाओ आप, ठीक है, हिमालय के पास में, और वो यहाँ से कोई छोटी बोट में आदमी बैठे और धीमे धीमे सड़कता कहाँ पहुंच जाएगा? बांग्लादेश के पास में पहुंच जाएगा। क्योंकि भैया हम लोग बात करें रोड कनेक्टेड होती है। हम लोग अगर कोई सामान पहुंचाना होता है छोटा मोटा, अगर पास वाला एरिया है, तो भैया इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का मदद से हम लोग जा सकते हैं। और अगर मान चलो कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कि हमें रशिया, अमेरिका में अगर कोई सामान भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सी का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? समुद्र का सहारा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत डिटेल से। अब सबसे पहले बात करेंगे रोडवेज के बारे में। तो सड़कें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो भैया इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सड़कों के बारे में, तो इंडिया में हम लोग बात करें, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ी सड़कों का जो नेटवर्क है वो इंडिया के पास भी है। मतलब दुनिया में जो सबसे बड़ी सड़कें हैं, सड़कों का नेटवर्क है, उनमें से इंडिया भी आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सड़कें का जो सड़कों का नेटवर्क है बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ में आया?
और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि कोई भी हम लोग बात करें, कोई आइडियल चीज बनती है या फिर इतनी बड़ी चीज बनती है, तो उसको लोग आइडियल तौर पर देखते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात करें जो कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट की जो रोड्स की तो बहुत कम होती है। और जो हम लोग बात करें रोड से हम लोग बहुत हम लोग बात करें जो खराब अनरेगुलेटेड टोपोग्राफी होती है, ऐसी जगह जहाँ पे जा पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, तो वहाँ पे हम लोग रोड्स की मदद से आराम से जा सकते हैं। और हम लोग बात करें रोड की मदद से हम लोग बात करें कि वहाँ खड़ी चट्टानों में जा सकते हैं, और इवन की हम लोग बात करें माउंटेन्स में जा सकते हैं, सकरे रास्तों में जा सकते हैं, और ये बहुत किफायती होती है और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है हमें यहाँ पे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के बारे में बताया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग बात करें कि सड़कें बनाई जानी है, कहाँ से कहाँ तक सड़कें बनाई जानी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक सड़कें जाएंगी। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने एक मेजर बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि जोड़ता है किसको, दिल्ली को कलकत्ता से, ठीक है, और चेन्नई को मुंबई से, और दिल्ली को हम लोग बात करें सिक्स लाइन से के थ्रू हाईवे जी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करें इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा को भी जोड़ने की कोशिश करता है। तो हाईवे का काम क्या होता है, यही काम होता है कि भैया अलग अलग बड़े बड़े स्टेट्स को जोड़ने का काम करते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें जो नॉर्थ साउथ है कॉरिडोर है, वो लिंक होता है किसके साथ, श्रीनगर और कन्याकुमारी के साथ। कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट होता है सियाचल, जो कि मतलब उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको इतनी जगह को जोड़ने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि किस लिए बनाया जा रहा है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज। तो भैया मेगा सिटीज के अंदर अंदर उन्हें नहीं जाना पड़े, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, हाईवे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो टाइम है, लोगों का टाइम बर्बाद होता है, तो वो टाइम बर्बाद ना हो, तो वो अपना किसी कुछ और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर सकें, उस टाइम को इसलिए कराया जाता है। एक कहानी बताता हूँ कि भैया हमारे यहाँ पे हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब मैं छोटा था, तो हमारे यहाँ पे मेरे घर के पीछे वाली रोड में हाईवे है, ठीक है, तो वो नेशनल हाईवे जाता है वहाँ पे। तो वो जब नेशनल हाईवे जाता है, तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो लिटरली वहाँ पे एक्चुअली होना क्या था कि फ्लाई जाना था वहाँ पे। तो फ्लाई बनने में लिटरली मैं जब छोटा था, मैं 5-6 साल का रहूंगा, और तब के बाद जब मैं 17-18 साल का हो गया, तब तक मैं देखता रहा कि वहाँ पे काम नहीं हुआ। और जब हम लोग बात करें कि हर साल हर मतलब ऐसा नहीं जाता था एक दिन कि वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी की डेथ ना हो, कोई ना कोई वहाँ पे डेथ होती रहती थी। जैसे हम लोग बात करें वहाँ पे एक बार 10-15 सालों बाद, सोच के देखिए गवर्नमेंट का काम कितना अच्छा होता है, 10-15 साल बाद वहाँ पे जब काम हुआ, तो अब लिटरली काफी समय से वहाँ पे एक भी न्यूज नहीं आ रही कि वहाँ पे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि भैया जो हाईवे है ऊपर ऊपर निकाल देता है, शहर के अंदर लाते ही है। तो भैया अब समझ रहे हैं कितनी अहमियत होती है इन सारी चीजों की। अगर ये सारी चीजें ना होती या फिर ऐसी चीजें चलती रहती, तो फिर वहाँ पे अभी आज भी एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग बात करें कि जो मेगा सिटीज होती हैं भैया, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगता है, तो भैया इसलिए सीधे सीधे हाईवे कनेक्ट कर दो, तो भैया बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो NHAI इसको एस्टेब्लिश करती है। तो भैया इनके जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, आप लोगों ने इन्हें बेंच में घूमते हुए देखा होगा हाईवे के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में, इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उनको समझते हैं। वैसे नेशनल हाईवे के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। तो रोड्स विच लिंक अप इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द कंट्री। तो इम्पोर्टेंट सिटीज को जोड़ने का काम करती हैं, कैपिटल सिटीज को, और हम लोग बात करें कि जोड़ने का काम करती हैं स्टेट के साथ में। जो स्टेट की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कैपिटल सिटीज हैं, उनको जोड़ने में काम करती हैं। ये हम लोग बात करें कि कंस्ट्रक्ट की जाती है कहाँ पे, मेन लैंड में, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है और मेंटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कि इनकी जो देख रेख होती है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी किसकी आ गई, ये आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है, समझे। ठीक है गाइस, तो नेशनल हाईवेज के बारे में तो बात कर ही ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपने घरेलू स्टेट हाईवेज के बारे में। किसके बारे में, स्टेट हाईवेज के बारे में थोड़ी बहुत अब चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होते हैं स्टेट हाईवेज और कैसे होते हैं स्टेट हाईवेज, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अरे भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, हाँ, तो स्टेट हाईवे के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रोड को लिंक करते हैं किससे, स्टेट रोड लिंकिंग द रोड लिंकिंग काम करते हैं। जो स्टेट हम लोग बात करें कैपिटल होते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट सिटीज होती है स्टेट के अंदर,
तो उनको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं ये, और मेंटेन किए जाते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश में या फिर मुंबई में अगर कोई सड़कें वगैरह बनती हैं, दिल्ली में कोई सड़कें वगैरह बनती हैं, तो वही का बनाने का काम किसका होता है? वो बनाने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं उनका काम क्या होता है। ये तो स्टेट हाईवे के बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो क्या काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, उनके बारे में, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का, उनका काम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करती हैं? ये रोड कनेक्ट करती हैं किसको? दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्ट करती हैं दूसरी प्लेसेस में, जैसे डिस्ट्रिक्ट की, और ये मेंटेन की जाती हैं जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? जिला परिषद के द्वारा कनेक्ट की जाती हैं, मतलब देखी जाती हैं। फिर अब बात आती है गाँव वाली सड़कों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो विलेज रोड होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये अलग-अलग गाँवों को जोड़ने में काम करती है, जो आस-पास के छोटे-छोटे टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं। तो अब बहुत से लोगों को टाउन पता नहीं होगा कि जो शहर से थोड़े छोटे होते हैं और गाँव से थोड़े बड़े होते हैं, तहसील वगैरह लगती है यहाँ पे, तो उन्हें टाउन्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं, अलग-अलग टाउन्स होते हैं छोटे-छोटे, इनको जनरली कंस्ट्रक्ट करने में देखते हैं, और ये थोड़ी डस्टी होती हैं, अनसरफेस होती हैं, इन्हें मेंटेन कम किया जाता है, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बात करें लोकल अथॉरिटीज की होती है, इसकी जिम्मेदारी, और जो विलेज पंचायत होती है उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, समझे बाबू। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर रोड्स के बारे में। तो बॉर्डर रोड्स कौन सी होती हैं? सरफेस्ड रोड अलोंग विद द फ्रंटियर, मेंटेन mainly to back mainly to back up the quick movement of the troops and military hardware construction and maintained by border police is done by the border road organization BRO। तो भैया हम लोग बात करें कि एक ऐसी रोड, तो भैया ये हमारी कंट्री के लिए, एक तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि इन रोड्स को देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि भैया हम लोग बात करें कि अगर कोई कंट्री हम पे क्या करती है, अटैक करती है, तो भैया इन्हीं रोड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना हम लोग। क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें ट्रूप्स ही सही समय पे नहीं पहुंच पाए, तो भैया हमारे लिए क्या हो पाएगा? कुछ हो पाएगा? कुछ सिचुएशन बन पाएगी हमारे लिए? नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या करें, इन रोड को मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट पड़ेगा। क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें कि इन चीजों के ऊपर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो भैया हमारी सिक्योरिटी बहुत खतरे में पड़ सकती है, समझे आप लोग। तो इनको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया आप नेशनल हाईवे बने ना बने, या फिर विलेज हाईवे बने ना बने, अगर बॉर्डर रोड खराब हुई, तो भैया अगर मान चलिए कि अगर किसी एनिमी कंट्री ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, तो भैया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जो मिलिट्री मेंटेन करती है भैया। तो इसलिए हम लोग बात करें यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है? मेंटेन करती है। अब बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे का भाई साहब का सपना होता है रेलवे में जॉब करने का। तो भाई बहुत से लोग कंपटीशन में तैयारी करते हैं रेलवे की, ठीक है। Owing to the heavy expenditure on the basic infrastructure required, rail transport is the best suited for carrying bulk commodity and a large number of passengers over long distance। अगर हमें कोई जगह पे मान चलिए कि बहुत बल्कि सामान लेके जाना है, या फिर बहुत सारे लोगों को लेके जाना है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, तो उसमें रेलवे हम लोग बात करें, रेलवे से बेस्ट ऑप्शन कोई होता ही नहीं है, ठीक है, समझे बाबू लोग। जो इंडियन रेलवे है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम लोग बात करें नेशनल को इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ने में। और इन रेलवेज की बात करें, तो हम लोग बात करें जो कंट्री की हम लोग बात करें, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि भैया लाखों लोग मतलब रोज हजारों लोग ट्रेवल करते हैं ट्रेन के अंदर। तो अब हम लोग बात करें कि एक तरीके से जो इकोनॉमिक लाइफ चल रही है कंट्री की, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसका? कंट्री का, रेलवे का, ठीक है। तो ये एक्सलेट करता है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का, तो हम लोग बात करें कि बहुत लार्जली इन्फ्लुएंस है किससे? फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की वजह से। इसके बारे में बात कर लेते हैं और डिटेल से रेलवे के बारे में। तो जो डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क की, तो बहुत ज़्यादा हाई है, कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में। बिकॉज हम लोग बात करें वास्ट लेवल, यहाँ पे लैंड फैली हुई है, तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो लोग क्या करते रहते हैं, यहाँ पे ट्रेवल करना उनका आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे क्या है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी किया जाता है। और हिली एरियाज के अंदर, हिली टेरेन के अंदर भी हम लोग बात करें बहुत हेल्पफुल होती है रेलवे ट्रैक को। हम लोग बात करें यहाँ पे जो लो
हिल्स गैप्स हैं, तो टनल्स वगैरह हुए, तो हमने यहाँ पे मुश्किल तो होती है, पर जब ये सारी चीजें एक बार बन जाती है तो सोच के देखिए कि वहाँ के जो पहाड़ के लोग होते हैं तो उन्हें कितना ज्यादा हेल्प मिलता है। तो भैया उन्हें मतलब जो वहाँ का लाइफ है एक तरीके से बहुत मैनेज और हेल्पफुल तरीके से करने का काम करता है रेलवे। अगर हम लोग बात करें एक बार बन जाती है वहाँ पे, भले ही हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टीज आती है स्टार्टिंग में, पर जब एक बार चीजें हो जाती है तो काफी अच्छी रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाइपलाइंस के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। तो पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन किसका, क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, जैसे कि हम लोग पता है कि आप बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल क्या होता है कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, डीजल हुआ, गैस हुई, नेचुरल गैस हुई, तो ये बनती है किससे, क्रूड ऑयल से बनती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए, नेचुरल गैस हुई, तो इसी का जी सब्स्टिट्यूट ही होते हैं ये दोनों के दोनों, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, तो पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और हम लोग बात करें, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, पर मतलब स्टार्टिंग में तो उसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बट हम लोग बात करें कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब इसे चलाया जाता है, तो वो कम सबसे कम होता है। अगर तुम आप लोग गाड़ी वगैरह से भी ले जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो जब एक बार पाइप डल जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, समझे। और इट्स रूल्स आउट ट्रांस सॉरी ट्रांसशिपमेंट लूजेस एंड डिले। ठीक है, तो जो ट्रांसशिपमेंट का लूजेस है या फिर डिले का सीन है, तो कुछ होता ही नहीं भैया, पाइप में लाया मतलब क्रूड ऑयल डाला और पहुंच गए सीधे अपनी मंजिल पर। ये सीन रहता है। ठीक है, बात तो चल रही थी कि इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे डल रही थी, पर डल नहीं पाई अभी तक, पता नहीं कब तक डलेगी। अब इम्पोर्टेंट हम लोग बात करें, इम्पोर्टेंट नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं पाइपलाइन के। तो उड़ीसा हम लोग बात करें कहाँ से ऑयल फील्ड्स हैं, कहाँ पे, अपर असम में, कानपुर में हम लोग बात करें, बिहार में, और वहाँ वहाँ से हम लोग बात करें गुवाहाटी हुआ, इलाहाबाद हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करें टैक्स की बात चल रही है। ठीक है, और जो हम लोग बात करें फ्रॉम सलिया इन गुजरात से लेकर कहाँ पे जलंधर तक हम लोग बात करें पंजाब, और कहाँ से होते हुए विरंगम, मथुरा, दिल्ली, पानीपत होते हुए जो गैस पाइपलाइन है ये कहाँ से आती है, ये गुजरात से होते हुए कहाँ पे जगन्नाथपुरी यूपी में सॉरी जगदीशपुर यूपी में जाती जाती विजयपुर से होते हुए मध्य प्रदेश में जाती हैं। तो ऐसे करके जो ट्रैक्स वगैरह फैले हुए हैं किसके, पाइपलाइंस के, वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वाटर बेस के बारे में। तो पानी के थ्रू हम लोग बात करें कोई ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो पानी एक तरीके से सबसे सस्ता हम लोग बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो सुटेबल होता है। जब हमें हैवी हैवी और बल्कि गुड ले जाते हैं तब हम लोग बात करें बहुत एफिशिएंट पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, चीप भी पड़ता है। पर दिक्कत ये है कि आप गल्फ कंट्री के पास में जाएंगे तो वहाँ लुटेरे, अफ्रीकन कंट्री के पास जाएंगे तो आप लुटेरे बैठे होते हैं, अटैक कर देते हैं। तो बस थोड़ा बहुत इंश्योरेंस लेके चलना पड़ता है, और थोड़ी बहुत चीजें को अगर आप समझ समझ के चलेंगे, संभल संभल के चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझे। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, वाटरवेज के बारे में पूरा खत्म कर लेते हैं। तो इफिशिएंट हम लोग बात करें, इट इज फ्यूल एफिशिएंट, यानी कि फ्यूल भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मतलब ठीक ठाक मात्रा में इस्तेमाल होता है, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। तो भैया इसमें ज़्यादा कुछ वैसा कुछ होता भी नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और जो वाटरवे हैं, तो भैया हम लोग बात करें इसे जैसे नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज हैं, तो ये कौन कौन सी जगह पे हैं उनको, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं गंगा रिवर, हम लोग बात करें जो कि बहती है कहाँ पे, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, तो वो वाटर वे है ऑफिशियल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में कहाँ पे, सदिया और दुबरी के बीच में जो एरिया पड़ता है उनसे, वेस्ट कोस्ट कैनल कहाँ पे, केरला में। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं क्या, ये सब वाटरवेज हैं जो कि नेशनल का मतलब डिक्लेयर किए गए हैं, नेशनल वाटरवेज इन्हें घोषित कर दिया जा चुका है। ठीक है, उनके बारे में बात करना है किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और देख लेते हैं कौन से वाटरवेज को घोषित किया गया है। स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के वहाँ पे जो हम लोग बात करें काकी नंदा से होते हुए पुडुचेरी की तरफ जाते हैं जो कैनल, तो ये सब वाटरवेज ही है। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्ममणि, और जो मसाई रिवर है, तो उसके साथ, और उसके साथ हम लोग बात करें डेल्टा जो चैनल्स हैं महानदी के, और उसके साथ साथ महानदी रिवर है, और ईस्ट कोस्ट कैनल्स हैं। तो ये सब वाटरवेज ही है। तो भैया जो इंटर स्टेट कनेक्शन होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम लोगों ने देखा कौन कितनी कितनी मेन मेन हमारी यहाँ पे जो वाटरवेज हैं वो जाती हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एयरवेज के बारे में। तो एयरवेज हम लोग बात करें फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पर ये थोड़ा कॉस्टलियर मतलब कॉस्टलीस्ट होता है, सबसे पैसा ज़्यादा इसमें लगता है। जो एयर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बात करें, ये नस्लाइज जो एयर ट्रांसपोर्ट हैं वो नस्लाइज कर दिए गए थे। कब? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 में। और जो इंडियन एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस इंडिया है, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस होती हैं या फिर नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज। ठीक है, डोमेस्टिक सर्विस यानी कि अपने कंट्री के बीच में ही हम लोग बात करें ट्रैवल वगैरह करवाते हैं। और दो प्रकार की एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास, और कौन कौन से? इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। जो इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज के लिए यहाँ पर फ्लाइट जाती है, और डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही इंटरस्टेट ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? विजिट करती है। जैसे हमें केरला से मुंबई जाना हुआ या फिर केरला से कश्मीर जाना हुआ, तो वैसे टाइप में। कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग बात करें एक और पर्सनल हम लोग बात करें पर एक मतलब कम्युनिकेशन हम लोग बात करें एक्ट एज अ वन और मोर पर्सन कन्वे इन्फॉर्मेशन टू समवन। तो भाई ये किसी एक पर्सन के थ्रू या फिर हम लोग बात करें लार्ज पॉपुलेशन के थ्रू पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, तो उसका बेस्ट मीडियम क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। अपने मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो कंटेंट होता है, हम लोग बात करें कम्युनिकेशन से, जो फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, ओपिनियन होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो ये पहुंचा जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग बात करें एक तरीके से हम लोग इफेक्टिव वर्क तभी कर पाते हैं तो हम लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। तो अगर हम लोग बात करें मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इंडिया के अंदर, तो जैसे मान चलिए कि अगर मुझे कोई कंपनी ऑपरेट करनी है, जैसे मान चलिए कि मैं कोई कंपनी ऑपरेट करनी है, ठीक है, तो अब मुझे फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया भर में खोलनी है। अब मुझे बात करनी है अपने एम्प्लॉय से जो कि जो मुंबई में बैठे हैं और मैं बैठा हूँ केरला में, तो मैं बात कैसे करूंगा? तो भैया बात होगी नहीं। तो भैया हम लोग की जो कंपनी है, तो वो इतनी अच्छी तरह ये रन नहीं कर पाई, क्योंकि कम्युनिकेशन हम लोग के बीच में अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए। ठीक है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कैसे कैसे हम लोग बात करें कम्युनिकेशन के तरीके बनाए जाते हैं। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो उसके अंदर आते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं हम लोग, ईमेल भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे कि जीमेल वगैरह हुआ। ठीक है, फ़ोन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, चाहे इंस्टाग्राम से कॉल लगा लो, व्हाट्सएप से कॉल लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। मास कम्युनिकेशन मतलब होता है कि अब जब हम लोग बात करें कन्वे करना है आपको मैसेज बहुत बड़ी पॉपुलेशन में, तो जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन में हम लोग बात करें मैसेज कन्वे करना है आपको, तो इसमें हम लोग बात करें टेलीविजन आते हैं, रेडियो आते हैं, ठीक है, प्रेस होती हैं, फिल्म होती हैं। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो बड़ी मीडिया होती है या फिर बड़े मास लेवल पर अगर हमें कोई चीज़ प्रमोट करनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो फिर हम लोग इन जो लोकल मीडियम्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। ठीक है, समझे बड़े लोग? और इसके अलावा हम लोग बात करें जो पर्सनल राइटिंग है, पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन होता है, जैसे हैंड हैंड से लिखा हुआ, जैसे इंडियन पोस्टल सर्विसेज हुई, तो भैया इनसे भी हम लोग बात करें, या कोई लेटर वगैरह भेजना हो, मैसेज भेजना हो आपको, तो आप लोग भेज सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आया समझ में? पर्सनल और रिटन में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब इंडियन पोस्टल सर्विसेज द्वारा कोई लेटर वगैरह भेजना हो तो इससे भी कर सकते हैं। पहले के समय पर तो यही होता था कि वो वही चलते थे, पर इस समय पर हम लोग बात करें व्हाट्सएप हुआ, फोन वगैरह तो होता नहीं था। जो मास कम्युनिकेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या क्रिएशन करने में, अवेयरनेस किसके बीच में? लोगों के बीच में, के अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, या फिर पॉलिसीज के बारे में बताना हो या फिर प्रोग्राम्स बताना हो, तो भैया जो मास मीडिया होता है, तो फिर रेडियो से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें, काफ़ी कुछ बताया जाता है इन नेशनल मतलब मास कम्युनिकेशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो जब हम लोग एक देश से किसी दूसरे देश में जब व्यापार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करें एक्सचेंज ऑफ गुड, जब सामानों का जो लेन देन हो रहा है वो लोगों में या फिर स्टेट्स में या कंट्रीज में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। मतलब जब ट्रेड क्या होता है, मैंने गलत बोल दिया पहले, मैंने इंटरनेशनल ट्रेड मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डेफिनेशन दे रहा था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। हम ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझे वीडियो लोग? फ्री फायर खेलेगा? ठीक है, अब पहले हम लोग ट्रेड के बारे में, अब भाई सही में मेरे दिमाग में इंटरनेशनल ट्रेड घूम रहा था, इसलिए मैंने इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन पहले बता दी। अब पहले बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो सबसे पहले ट्रेड की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जब एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स का, किसके बीच में, लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में, कंट्रीज के बीच में, तो इसे हम लोग ट्रेड मानते हैं। तो कोई भी सामान जब एक दूसरे से लेना देना होता है तो इसे व्यापार कहते हैं। तो व्यापार कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आए हुए हैं। कि जैसे हम लोग बात करें, जब मनी एंड क्रेडिट पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पहले वाटर सिस्टम चलाते थे। तो जैसे कोई सामान मैंने ले लिया, आपका सामान मैंने ले लिया, आपका सामान मैंने ले लिया, मेरा कुछ सामान आपने ले लिया। तो ऐसे करके हम लोग पहले के समय व्यापार करते हैं, आज के समय पर तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली करते हैं। शॉपिंग करते हो आप लोग, ई शॉपिंग करते हो, मीशो से मंगाते हो, या फिर हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबसे मंगाते हो, ठीक है। मार्केट क्या होती है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग बात करें जो गुड्स हैं और या फिर हम लोग बात करें या फिर सर्विसेज हैं, उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड जब दो कंट्री के बीच में होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कह देते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो भैया नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने किसी कंट्री से कोई सामान मंगाया तो अब मेरा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अगर मैं अपनी किसी कंट्री को सामान उतनी मात्रा में पैसे दे पा रहा हूँ या सामान दे पा रहा हूँ तो मेरा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। समझ में आया। तो ट्रेड बैलेंस कब होता है, ट्रेड बैलेंस तब होता है, ट्रेड बैलेंस सिचुएशन तब बोलती है जब हमारे एक्सपोर्ट, ई से क्या है एक्सपोर्ट, यानी कि अगर मैं कोई सामान दूसरे देश में भेज रहा हूँ, जैसे मैंने कोई सामान चाइना में भेजा और और वहां से हम लोग बात करें चाइना से, यहाँ पे मैंने ई बना दिया, पहले मैं सही बना देता हूँ इसको, ठीक है। इरेज भी नहीं हो रहा है ये तो, अब मुझे कंट्रोल प्लस जेड दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। अब समझते हैं। अब जैसे मान चलिए कि एग्जांपल बता रहा, तो मैं हूँ क्या, मैं हूँ इंडिया। अब मेरा दोस्त एक है रशिया, ठीक है। अब इसने मुझे 10 रुपए का सामान, मैंने इसे 10 रुपए का सामान दिया कि भैया हमारे देश में 10 रुपए का सामान बना, इसे खरीद लो, ठीक है। अब रशिया क्या कह रही, रशिया कह रही 10 रुपए का हमारे यहाँ हथियार बने, आप हमसे भी खरीद लो। तो अब हमने जो एक्सपोर्ट किया और जो इम्पोर्ट किया उनकी कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। क्या थी, 10 रुपए थी। अब जब 10 रुपए कीमत हो गई तो ये क्या हो गया, हमारे कंट्रीज के बीच में जो लेन देन है तो वो बराबर हो गया। तो ये क्या होता है, ये से बोलते हैं ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर लेते हैं। अब मान चलो कि इंडिया हुआ और दूसरा हमने लिया चाइना, क्या लिया, दूसरा, पहले हमने लिया इंडिया और दूसरा लिया हमने चाइना। अब हमने सामान बेचा चाइना को 5 रुपए का, कितने रुपए का, रुपए, हमने कितने बेचा, 5 रुपए का। अब चाइना ने सामान बेचा इंडिया को कितने का, 105 रुपए का। अब ये कह रहा है कि भैया, हम इंडिया वाले कह रहे हैं कि भैया सामान ले लिया हमसे यार, हमारा भी ट्रेड बैलेंस करा दो। ये कह रहा है भैया हमारा जो तुम सामान दे रहे हो हमारे यहाँ पहले से बनता है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो अब ये सिचुएशन कौन सी बन गई, ये सिचुएशन बन गई हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट की। क्या बन गई, ट्रेड डेफिसिट की। और ये मैंने चाइना का एग्जांपल एक्चुअल में लिया है क्योंकि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में जाते हैं। चाइना से इंडिया के अंदर सामान बहुत आता है पर जाता उतना नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है। क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सरप्लस के बारे में। तो सरप्लस को एग्जांपल लेते हैं हम लोग नेपाल से, ठीक है। तो अब मान चलिए कि ये हमारी इंडिया है और ये हमारा नेपाल है। तो अब नेपाल से भैया हमने कहा भैया कुछ सामान हमें यार चाहिए, तुम दे दो। अब इसकी कीमत है कितनी, 10 रुपए। अब हम लोग हैं इंडिया, बड़ी कंट्री, हमारे पास बहुत सारा सामान है, हमारे पास बहुत इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। हम सामान बेच रहे हैं कितने, 200 रुपए का, कितने रुपए का, 200 रुपए का। अब भैया, अब हमने इसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर दिया, हमारे पास तो पैसा आ गया पर इनके पास पैसा नहीं गया। तो ये होता है सरप्लस, ठीक है। मैंने तीनों एग्जांपल दे दिए, आपको तीनों समझ में आ गए होंगे अब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टूरिज्म एज अ ट्रेड के बारे में। तो भैया हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग बात करें कि लोग घूमने आते हैं, जैसे मालदीव हुआ। अब मालदीव की जो अर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा और बहुत मोटा हिस्सा कहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग बात करें, वहाँ पे बीचेस में लोग दुनिया भर से आते हैं घूमने के लिए, मजा आता है। जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, तो भैया दुनिया भर से लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मजा आता है, मजा करने के लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अब यहाँ पे चाहे फसल होती हो या नहीं होती हो, इनके यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हो या नहीं हो, पर जो लोग घूमने आते हैं तो वो अंधा पैसा खर्च करते हैं, तो इससे क्या मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है। तो उसी उसी तरह हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि घूमने लायक हैं, ठीक है। तो टूरिज्म इंडिया के अंदर हम लोग बात करें, जो
बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो जैसे हम लोग बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा खर्च करते हैं हमारे देश के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एक बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स भी है क्या, हमारा टूरिज्म। यानी कि बहुत से लोग इंडिया में घूमने आते हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ पे बहुत अंधा पैसा कमाया जाता है टूरिज्म के थ्रू भी। और हर साल हम लोग बात करें 2.6 मिलियन टूरिस्ट घूमने आते हैं इंडिया के अंदर हर साल। तो जब इतने सारे लोग आएंगे तो यहाँ पे खाएंगे, रहेंगे, खाएं, ओढ़ेंगे, पहनेंगे, बिछाएंगे, बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कैसे भी करके इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर तो भैया पैसा इंजेक्ट होने वाला है ना। तो वो इंजेक्ट होगा पैसा, तो भैया वो गवर्नमेंट पास जाएगा, और गवर्नमेंट से लोगों की डेवलपमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। और मोर देन 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली हम लोग बात करें एंगेज होते हैं टूरिज्म से। तो सोचिए 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंगेज है किसमें, टूरिज्म में। चाहे वो टूरिज्म गाइड करते हो, होटल चलाते हो, या फिर अलग अलग काम करते हो। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म का जो सेक्टर है बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलती है, ठीक है। जो टूरिज्म होता है वो नेशनल इंटीग्रिटी को भी हम लोग बात करें, नेशनल को जोड़ नेशन को जोड़ने में भी बहुत हेल्प करता है। और ये डेवलपमेंट मतलब ये हेल्प करता है इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, हमारी कल्चर को, हेरिटेज को समझते हैं। उससे भी हम लोग बात करें जो दूसरी कंट्रीज हैं, तो इसे इसे सॉफ्ट पावर बोला जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर हम लोग बात करें, सॉफ्ट पावर का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, समझ में आया? और हम लोग बात करें जो फॉरेन टूरिस्ट हैं इंडिया में अलग अलग पर्पसेस के लिए आते हैं, जैसे एयरपोर्ट साइड, जैसे हमारी हेरिटेज साइड टूरिज्म हुआ, इको टूरिज्म हुआ, एडवेंचर हुआ, एडवेंचर टूरिज्म हुआ, कल्चरल टूरिज्म हुआ, मेडिकल टूरिज्म हुआ। तो ये कल्चर वगैरह तो आपको पता होगा, कल्चर समझने के लिए आते हैं, एडवेंचर करने आते हैं। पर कुछ लोग हम लोग बात करें, किसी की तबीयत खराब है बांग्लादेश में, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो वो इंडिया आके अपना इलाज करा लेते हैं। और कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है, क्योंकि इंडिया हम लोग बात करें एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ की जो पॉपुलेशन इंडिया की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें, दुनिया की अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें बड़ा बड़ा हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं कुछ भी। जैसे हम लोग बात करें राजस्थान हुआ, गोवा हुआ, जम्मू हुआ, तो जैसे झारखंड हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, टाउन्स हैं, साउथ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो इनको घूमने के लिए देश विदेश दुनिया भर से हजारों लोग, लाखों लोग हर साल हमारे देश के अंदर घूमने आते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे करके अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में शायद आ सकते हैं। तो पहला लिखा है एवेल्यूएट एनी थ्री फीचर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो तीन फीचर बताने हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के। फिर हमें बताने हैं तीन फीचर किसके, वाटरवेज, इंडिया के तीन जो वाटरवेज हैं उनके तीन फीचर बताने हैं। फिर हमें बतानी है कि टूरिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेड में, ऐसा ट्रेड यानी कि मतलब पैसे कैसे कमाते हैं हम लोग टूरिज्म के थ्रू, ये बताना है। फिर एग्जाम मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने रेलवे के, कैसे हमारे लिए फायदेमंद है रेलवे, और कैसे ना फायदेमंद भी है, ठीक है। फिर हमें आइडेंटिफाई करनी है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जैसे रेलवेज हुआ, रोडवेज हुआ, उनके बारे में बताना है। फिर हम लोग बात करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में और टूरिज्म एज अ ट्रेड इंडिया में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग रूट्स के बारे में। फिर पाइपलाइन को डिफाइन करना है, और इम्पोर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाइपलाइन जाती है, उनके बारे में डिटेल से बताना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन पहलुओं के बारे में, रिवाइज करने के मतलब एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन पाइप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, कि कैसे कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग ट्रांसपोर्ट देखी हमने, जैसे रोडवेज हुआ, और हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हुआ, उसके बारे में बात करी थी। नेशनल हाईवेज के बारे में बात की, ठीक है हमने। फिर हमने स्टेट हाईवेज के बारे में बात की, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात की, कैसे कैसे इनको कहाँ कहाँ जोड़ती हैं। विलेज रोड के बारे में देखा, बॉर्डर रोड के बारे में देखा, रेलवे को समझे, रेलवे की प्रॉब्लम समझी, रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन है। पाइपलाइन देखा, पाइपलाइन के रूल क्या है, कि पाइपलाइन कहाँ फैलता है, पाइपलाइन का यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेस गई हैं। वाटर बेस के बारे में देखा, कहाँ कहाँ उनकी वाटर बेस हैं। एयरवेज के बारे में देखा हमने, ठीक है। कम्युनिकेशन के रूल देखे हमने, कम्युनिकेशन कैसे, मास मीडिया के बारे में देखा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखा, फिर ट्रेड ऑफ बैलेंस के बारे में देखा, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है, ट्रेड डेफिसिट कब होता है, या फिर सरप्लस कब होता है कंट्री के बाद, ठीक है। टूरिज्म ऐसा ट्रेड देखा, कैसे टूरिज्म से भी लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि शायद पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में।
ठीक है, तो ऐसे करके हमने अपना जो पूरा चैप्टर था वो हमारा कुछ मतलब समाप्त कर लिया और यहीं पे अपना चैप्टर समाप्त होता है। और मैं एक चीज़ कह दूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमारी वेबसाइट जो कि है indofrenchies.com, तो इसमें आप जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और इससे जो बैच के जो कोर्सेज वगैरह हैं तो वो उसी में डले हैं। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कोर्सेज ले लीजिए, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें और कुछ बड़ा कर सकें। जैसे कि आपके आपने सपने देखे हैं बचपन से कि आप कुछ करना चाहते थे, तो उम्मीद है कि आप पूरे कर सकें और आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करें। मेरी उम्मीद है आपके साथ और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा।